हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम देखने वाले हैं लास्ट पार्ट PT 365 पॉलिटी 2021 का, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 मेजॉरिटी डिसमिस करा है प्ली सीकिंग रिव्यू ऑफ 2018 आधार वर्डिक्ट। क्या है वर्डिक्ट के बारे में? 2018 में वर्डिक्ट आया था जिसमें सेंटर ने फ्लैगशिप आधार कार्ड स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट करा था, बट कुछ प्रोविजन ऑल्टर करे थे। क्या क्या थे कि आधार कार्ड मैंडेटरी होगा फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITR, अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। ये रिड्यूस कर रहा है स्टोरेज पीरियड, जो कि ऑथेंटिकेशन डेटा के लिए होता है 5 साल से लेकर 6 महीने तक का। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं हो सकता ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट और कोई भी मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के लिए। नो कंपनी और प्राइवेट एंटिटी आधार कार्ड की आइडेंटिफिकेशन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन करा था प्रोविजन जो अलाउ करते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आधार कार्ड मस्ट है अवेल सर्विसेज जो कि होती है वेलफेयर स्कीम्स के लिए और गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए। प्ली जो फाइल करी गई थी वो रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट दिया था। 2 ग्राउंड्स में दिया था कि जो स्पीकर डिसीजन है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कोई भी प्रपोज लॉ, मनी बिल, मेजॉरिटी वर्डिक्ट जो फॉलोइंग 2 ग्राउंड्स पे होते हैं। स्पीकर डिसीजन की वो डिक्लेयर कर सकता है कोई भी प्रपोज लॉ को एज अ मनी बिल, क्या वो फाइनल हो सकता है और क्या वो चैलेंज नहीं हो सकता या हो सकता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जो स्पीकर का डिसीजन है वो चैलेंज हो सकता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016 का वो करेक्टली सर्टिफाइड था एज अ मनी बिल, जो कि आता है आर्टिकल 110 क्लॉज 1 के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड करा था कि आधार कार्ड वॉज राइटली कॉल्ड अ मनी बिल। ठीक है, अब बात करते हैं आधार कार्ड के। आधार कार्ड एक 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इशू करता है कौन सी अथॉरिटी नंबर है जो इशू करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होता है। UIDAI एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश हुई थी प्रोविजन किसके अंडर? आधार एक्ट 2016 के अंडर। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। आधार कलेक्ट करता है 4 पीसेस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, बायोमेट्रिक के साथ। इन एडिशन आधार क्रिएट इसलिए हुआ था कि कुछ न्यू फीचर्स आए जैसे वर्चुअल आईडी, जो कि हेल्प करे इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आधार का ये है कि वो इम्प्रूव करता है एबिलिटी ऑफ द स्टेट ताकि वो प्रोवाइड कर सके एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और टारगेट डिलीवरी दे सके डिलीवर्ड वेलफेयर स्कीम्स के लिए, जो कि सारे सिटीजन को मिले या रेजिडेंट को मिले। रिसेंटली आधार कार्ड और अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो पास हुआ था पार्लियामेंट में, वो रिप्लेस करता है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन मार्च 2019। की फीचर्स क्या है इसका? ऑफलाइन वेरिफिकेशन आधार नंबर होल्डर, ये अलाउ करता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन किसी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। ये मोड स्पेसिफाइड होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय रेगुलेशन। वॉलंटरी यूज़ क्या है इसका? कोई भी इंडिविजुअल वॉलंटरी यूज़ कर सकता है आधार नंबर का, वो इस्टेब्लिश कर सकता है अपनी आइडेंटिटी। और ये ऑथेंटिकेशन जो होता है इंडिविजुअल आइडेंटिटी का वो आधार कार्ड के थ्रू होता है। फॉर द प्रोविजन ऑफ कोई भी सर्विसेज ये मैंडेटरी होगा ओनली बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ये मैंडेटरी नहीं है कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन इसमें हो। ये अमेंड करता है टेलीग्राफ एक्ट 1885 का और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, जो स्टेट करता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास लाइसेंस है मेंटेन करने का टेलीग्राफ, बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो जो भी कोई ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार हो, क्लाइंट के पास चॉइस ये है कि वो या तो वेरीफाई कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी या कोई भी पर्सन डिनाइड नहीं होगा किसी भी सर्विस का फॉर नॉट हैविंग एन आधार नंबर। एंटिटीज जो यूज़ कर रही है आधार कार्ड, आधार आइडेंटिटी जो
यूज़ अलाउ कर रही हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं कुछ ऑथेंटिकेशन। इफ़ UIDAI सेटिस्फाई होगा तो वो कंप्लाइंट कर सकता है कुछ सर्टन सेट ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी। दूसरा है जो परमिट है लॉ के द्वारा। थर्ड है जो सीक कर रहा है ऑथेंटिकेशन किसी भी पर्पस का जो स्पेसिफाइड है सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट ऑफ स्टेट का। ठीक है। आधार नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन। अब एट द टाइम ऑफ इनरोलिंग चाइल्ड को ऑब्टेन करना पड़ेगा आधार नंबर जो इनरोल कर रही है कोई भी एजेंसी, और ये सीक कर रहा है कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स जो बच्चे का माता पिता हैं। आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज चाइल्ड अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन ऑफ आधार। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में अलाउ है कि वो डिस्क्लोज कर सकते हैं बाय ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट या अबव। डायरेक्शन फॉर डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन जो कि हो सकता है इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कैन। डायरेक्शन जो होती है डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन की वो नहीं हो सकती अगर वो इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी के, और यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन है ऑफिसर्स पे कि वो ना डिस्क्लोज करें। UIDAI फंड क्या है? ये क्रिएट करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड, जो कि जिसमें फ़ी ग्रांट चार्जेस जो रिसीव होते हैं UID में वो क्रेडिट होंगे इस फंड में। ठीक है। जो फंड होगा ये सारे एक्सपेंसेस यूज़ करेगा UIDAI का, जिसमें सैलरीज अलाउंसेस सब आएंगे। कंप्लेंट्स जो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल वो रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट्स कुछ केसेस में, और इसमें इम्पर्सोनेशन आ सकता है, डिस्क्लोजर ऑफ देयर आइडेंटिटी आ सकता है। ये डिफाइन करता है आधार इकोसिस्टम। ये इंक्लूड करता है इनरोलिंग एजेंसीज और बड़ी सारी एजेंसी जो आती हैं। पेनल्टी क्या है? UIDAI इनिशिएट कर सकता है कोई भी कंप्लेंट अगेंस्ट कोई भी एंटिटी जो आधार इकोसिस्टम के फेलियर ला रही हो। कंप्लाई कर सकता है एक्ट और UIDAI के डायरेक्शन को अगर नहीं मान रहा। फर्निश कर सकता है इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है UIDAI के द्वारा। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल जो कि अपीलेट अथॉरिटी होगी इसके अगेंस्ट इसके डिसीजन के अगेंस्ट लड़ सकता है, एडजुडिकेशन ऑफिसर होता है। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट। 95% अडल्ट के पास आधार है, 75% ऑफ चिल्ड्रंस हैव आधार। ठीक है। 8% जो पीपल हैं उनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसका एस्टिमेट है 102 मिलियन पीपल। 80% जो बेनिफिशरीज है आधार कार्ड में वो उनको TDS राशन मिल रहा है, नरेगा स्कीम्स के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं और उनको मिल जाता है सोशल पेंशन्स। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मिशन कर्मयोगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव करा है मिशन कर्मयोगी, जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। इसके कुछ फीचर्स है। फाइनेंशियल एलोकेशन क्या है कि ये कवर करती है 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़, जिसमें सम है 510.86 करोड़ जो कि स्पेंड होंगे ओवर 5 ईयर्स फ्रॉम 2020 से 2021 तक टू 2024 से लेके 2025 तक। एक्सपेंडिचर पार्शली फंडेड होगा मल्टीलैटरल असिस्टेंस के साथ, और यहाँ पे जो होगा 15 बिलियन तक होगा। कोर गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पे बेसिकली रूल बेस्ड से रोल बेस्ड आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि अलाइन कर रहा है वर्क टू एलोकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, जो कि उनकी कॉम्पिटेंसी में आती है। एम्फोसाइज करता है ऑन साइट लर्निंग रादर देन ऑफलाइन, जो कॉम्प्लीमेंट करता है इवेंचुअली ऑफ साइट लर्निंग को भी। ये क्रिएट करता है एक इकोसिस्टम जहाँ पे शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें सारी लर्निंग मटेरियल्स आए और बड़ी सारी चीज़ें हैं। कैलिब्रेट करता है सिविल सर्विस पोजीशन, जो कि होता है फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एक्टिविटीज़ कॉम्पिटेंसीज। ये अवेलेबल करता है सारे सिविल सर्वेंट को एक अपॉर्चुनिटी कि वो अपने आप को कंटिन्यूसली बिल्ड करे और स्ट्रेंथन करे अपना बिहेवियर, फंक्शन और डोमेन। इनेबल करता है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करे रिसोर्सेज में और एक इकोसिस्टम क्रिएट करे। ये इंकरेज करता है पार्टनर्स को कि बेस्ट इन क्लास लर्निंग हो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पे हो। इसके अलावा ये डिलीवर करता है एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT कर्मयोगी प्रोग्राम, जहाँ पे डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल आएगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और भी बड़ी सारी सर्विसेज आते हैं, जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, वर्क असाइनमेंट होता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन फ्रेमवर्क देता है, जो कि
बड़ी सारी चीज़ों में होता है और ये परफॉर्मेंस देता है, परफॉर्मेंस बताता है कि क्या यूज़र की परफॉर्मेंस है। डैशबोर्ड होता है जहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेशन होता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को देखते हैं। ये सर्व करता है एक एपेक्स बॉडी, प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन टू टास्क ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग। चेयरपर्सन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंदर होता है। इसमें बड़े सारे लोग होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, एमिनेंट पब्लिक HR प्रैक्टिसर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, ग्लोबल थॉट लीडर्स होते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है कि रोल ऑफ कमीशन जो है वो असिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, और यहाँ पे एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं और सारे सुपरवाइज करते हैं जो भी सारी चीज़ें होती हैं। एक्सरसाइज करते हैं सुपरविजन सारे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में और क्रिएट करते हैं लर्निंग बेस्ड रिसोर्सेज। ठीक है। नॉर्म्स होते हैं जो कॉमन और मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये सेटअप होता है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि डिजिटाइज करता है एसेट्स को आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग हो। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करता है यूनिट को जो हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन। यह रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट करा है कि हमें इंकरेज करना चाहिए विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को और प्रोवाइड करना चाहिए एक एडुकेट सेफगार्ड जो कि प्रोटेक्शन होते हैं विसल ब्लोअर्स के। विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं पहले। विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो कि रॉन्ग डूइंग या मिसकंडक्ट जो भी कंपनी में हो रहे हैं उसको लाइमलाइट में आते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही कंपनी में। तो जैसे करप्शन हो रहा है या फ्रॉड अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं किसी भी प्राइवेट पब्लिक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको जो लाइमलाइट में आते हैं वो विसल ब्लोअर्स होते हैं। तो वो होते हैं जो करंट या फॉर्मर एम्प्लॉयर किसी भी कंपनी या डायरेक्टर या ऑफिसर किसी भी कंपनी के वॉलंटरीली बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म क्या है, 2014 का जो हमारा विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है वो देख लेते हैं। वो प्रोटेक्शन देता है किसी भी हरासमेंट से जो कि होता है जो फेस करते हैं विसल ब्लोअर्स। ठीक है। जो विलफुल मिसयूज़ करते हैं पावर, आर्बिट्री यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्शन या पब्लिक सर्वेंट जो भी गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है ब्रॉडर डेफिनेशन विसल ब्लोअर्स में जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल और बड़ी सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड करता है। पर्सन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर किसी भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट कर सकता है इवन इफ दे आर प्रोवाइड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923। ये प्रोवाइड करता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जहाँ पे इंकरेज करता है लोगों को कि डिस्क्लोज करे इन्फॉर्मेशन अबाउट करप्शन जो भी मिसयूज ऑफ पावर चल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये अप्लाई नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्लाई नहीं होता आर्म फोर्सेस पे क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत सीक्रेट होती है। डिस्क्लोजर जो हो सकता है राइटिंग में हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। ये जो अग्री पर्सन है किसी भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के वो प्रेफर कर सकता है हाई कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है कि कोई भी पर्सन चाहे पब्लिक सर्वेंट हो वो जिसने डिस्क्लोजर करा है अंडर दिस एक्ट वो विक्टिमाइज ना हो। कोई भी पर्सन जो नेगलेक्ट हुआ हो और उसकी जो आइडेंटिटी है वो कोशिश करा जाता है कि वो सीक्रेट रहे पूरे तरीके से। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो है 2015 में आया था, वो बेसिकली दो लोकसभा में आया था, अमेंड करता है 2014 का, बट वो लैप्स हो गया था 2019 में। सेबी पिट प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन ये रिवॉर्ड करता है विसल ब्लोअर्स को और बड़े सारे इन्फॉर्मेंट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन जो कि होता है इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस का। इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस वो होते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं किसी भी अनपब्लिश्ड प्राइवेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की उसके लीक कर दो। कंपनीज एक्ट क्या होता है, ये एक मैंडेटरी एंटिटीज़ होता है जो लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जो सेटअप होता है एक ऑडिट कमिटी जो इन्वेस्टिगेट करता है विसल ब्लोअर्स कंप्लेंट्स को। अब 8.4 की न्यूज़ देख लेते हैं आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये 5 मेंबर कमेटी बैठी थी, रणबीर सिंह जिनके हेड थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो कि देखते हैं क्रिमिनल लॉज के अंडर। ये आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में है। आईपीसी और सीआरपीसी का बेसिस देख लेते हैं। एम क्या होता है आईपीसी का, ये डिटरमाइन करता है डेफिनेशन ऑफ क्राइम और सीआरपीसी बताता है इन्फॉर्म्स करता है अबाउट द प्रोसीजर जो कि होता है रेगुलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ
बैकग्राउंड क्या है आईपीसी का कि ऑफिशियल क्रिमिनल कोड बताता है इंडिया का। ये ड्राफ्ट हुआ था 1860s में। इसका जो पहला रिकमेंडेशन आया था वो LIC के था, LCI सॉरी। ये कवर करता है सब्सटैंसिव जो एक्सपेक्ट्स होते हैं लॉ, क्रिमिनल लॉ के। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ CRPC का, CRPC आया था, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, 1973 में आया था और ये इनिशियली क्रिएट हुआ था 1882 में, मतलब कि अमेंडमेंट आया था 1973 में। मशीनरी जो होती है इसकी वो होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम की, और यहाँ पे मशीनरी जो होती है एविडेंस पे होती है, एविडेंस कलेक्शन पे होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, इनोसेंस और पनिशमेंट दी जाती है यहाँ पे। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, बेसिक डिफरेंस है। अब रिव्यू कौन करता है इसको, ये ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिखता है जो उसके रिव्यू करता है। ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप हुआ था 1970 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये जो है इम्पोर्टेंट इसलिए कि इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो आया था कोविड-19 आउटब्रेक के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था वन नेशन, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि वो नेशनल रोल आउट करेगी वन नेशन वन राशन कार्ड, जो कि हर स्टेट में होगा, यूटीज में होगा बाय मार्च 2021। वन नेशन वन राशन कार्ड एक स्कीम है जो बेनिफिशियरी को अलाउ करेगी कि वो कहीं भी बाय कर सके फूड ग्रेन्स को फ्रॉम FPS अक्रॉस द कंट्री यूजिंग उनके पास जो भी एग्जिस्टिंग आधार कार्ड या राशन कार्ड है, सॉरी राशन कार्ड है जो और ये आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। जो अगर बात करूँ प्रेजेंट BPS विच इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, BDS जो है वो राशन कार्ड होल्डर्स जो है वो बाय कर सकते अंडर प्रेजेंट PDS जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो राशन कार्ड होल्डर्स बाय कर सकते हैं फूड ग्रेन्स ओनली फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप जो कि असाइंड होते हैं लोकेलिटी में। पार्थ मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप जो माइग्रेशन में होते हैं रिकमेंड करते हैं पोर्टेबिलिटी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे बेनिफिट करते हैं 2017 में। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि अप्रैल 2018 में होते हैं। जो नया सिस्टम है आइडेंटिफाई करेगा बेनिफिशरीज जो कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से होती है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स जो कि इंस्टॉल होती है FPS में। अंडर दिस माइग्रेंट को अलाउ होगा कि वो बाय कर सकते हैं मैक्सिमम 50% ऑफ फैमिली कोटा। ये इंश्योर करता है इंडिविजुअल के लिए और ये शिफ्ट होता है प्लेसेस टू प्लेसेस, जो कि एंटायर फैमिली अगर बाय नहीं कर पाए तो उसके लिए, जैसे कोविड-19 में हुआ था कि बहुत लोग इवेंचुअली जो फैमिली के हेड थे वो चले गए थे दूसरी जगह पे, तो फिर वो इवेंचुअली राशन कार्ड से नहीं एक्सेस कर पा रहे थे। इसलिए यहाँ अगर 100% आधार सीडिंग होगी तो 100% इंस्टॉलेशन EPOS डिवाइस का होगा जो कि अचीव करा जाएगा नेशनल पोर्टेबिलिटी हो गया राशन कार्ड्स में, जो कि रियलिटी बनेगी। करंटली 17 स्टेट्स और यूटी में हो गए। बेनिफिट क्या है कि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी होगी जो बेनिफिट करेगी इंटर और इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स को, और बेनिफिट उनको मिल जाएगा। इंटर स्टेट जो पोर्टेबिलिटी होगी IMPDS पोर्टल के थ्रू होगी। इंट्रा स्टेट जो होता है विद इन द स्टेट आनविर्त्री पोर्टल के थ्रू होगी जो कि इम्प्लीमेंट होगा ताकि वो डिस्प्ले करे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि पॉसिबल होगी EPOS के डिवाइसेस के थ्रू, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट करे सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स बेनिफिशरीज को। ये पोर्टल अलाउ करेगा इंडियन पिक्चर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन जो बेनिफिशरीज के लिए होगा, और एलोकेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये हेल्प करेगा, रिमूव करेगा बोगस राशन कार्ड होल्डर्स को थ्रू एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम। कंट्रोल करेगा राइजिंग फूड सब्सिडी बिल को जो प्रिवेंट करता है लीकेज को। ठीक है, इसके अलावा हमें समझना चाहिए IMPDS सिस्टम क्या है, स्कीम क्या है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंपॉर्टेंट है। ये इम्प्लीमेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी लाएगा फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर। ये क्रिएट करेगा नेशनल लेवल
डेटा रिपोजिटरी जो कि होगा इम्पोर्टेंट आधार कार्ड के लिए, ताकि डी डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरी डेटा हो, और यहाँ पे एडवांस डेटा होगा और बड़ी सारी टेक्निक्स होगी जो इम्प्रूवमेंट लाएंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में देख लेते हैं। ये एक सब्सटैंशियल शिफ्ट करेगा टू द अप्रोच ऑफ फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर अप्रोच टू राइट्स बेस्ड अप्रोच। जो एक्ट लीगलाइज करेगा 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को, ताकि वो रिसीव कर सके सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, जो कि TPDS के अंडर आएगा। अंडर NFSA के बारे में बात करूँ तो 81 करोड़ पीपल जो एंटाइटल होते हैं वो खरीद सकते हैं सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, जो कि होगा राइस एट 3 पर केजी और वीट होगा 2 पर केजी। यहाँ पे जो कोर्स ग्रेन है वो ₹1 kg होगा। डेजिग्नेटेड FPS होगा जो TPDS का होगा। यहाँ पे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो कि स्टेट और SUT के अंडर आएगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी कि वो एलोकेट करे फूड ग्रेन्स को और ट्रांसपोर्ट करे फूड ग्रेन्स, जो कि डेजिग्नेटेड डिपॉजिट पे होंगे, और प्रोवाइड करेगा सेंट्रल असिस्टेंट स्टेट्स को और UTs को, ताकि वो डिलीवर कर सके फूड ग्रेन्स को FCI गोडाउन्स के अंडर। स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो ये हैंडल करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो आइडेंटिफाई करें एलिजिबल फैमिलीज़ को, इशू करेगा राशन कार्ड और सुपरवाइज करेगा बड़ी सारे फेयर प्राइस शॉप्स पे। TPDS जो है इम्पॉर्टेंट है, ये 1997 में लॉन्च हुआ था, ताकि ये फोकस करे पुअर सेक्शन पे। TPDS बेनिफिशियरी 2 कैटेगरी में डिवाइस है, BPL और APL, ठीक है, हाउस होल्ड्स पे। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है अंत्योदय अन्न योजना, जो 2000 में आया था। ये इम्पॉर्टेंट है, TPDS पे ज़्यादा फोकस करता है और टारगेटेड रहता है। फोकस करता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज पे, जो BPL के अंडर आती है, तो ये स्पेसिफिकली उस पर ही ज़्यादा टारगेट करता है, आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज। यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन हुई है वर्ल्ड वाइड, जो कि बात करता है अब्यूज ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर जो बिग टेक फर्म्स में आते हैं, जैसे गूगल या फेसबुक पे होते हैं। रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है बिग टेक इंडिया का, आप देख सकते हो, ये गवर्न करता है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर रिसोर्स, ताकि वो कवर कर सके इंटरमीडिएट्स की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, ये कन्फर्स कर सकता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, कि वो पावर इशू कर सके डायरेक्शन, ताकि इंटरसेप्ट करे, मॉनिटर करे और डिक्रिप्ट करे कोई भी इंफॉर्मेशन जो भेजी जा रही है। और ये किस एक्ट के अंदर आएगा, वो है IT एक्ट 2000 के अंडर। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। ये प्रमोट करता है, सस्टेन करता है एनेबलिंग कॉम्पिटिटिव कल्चर, जो कि इंगेजमेंट के थ्रू आता है, इन्फोर्समेंट के थ्रू आता है, डिटरमाइन करता है टास्क रियलिटी, और एम्पावर करता है CCI को कि वो डिवाइड करे डोमिनेट फर्म, ताकि वो इंश्योर करे कुछ फर्म अब्यूज़ ना करे अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो FDI के केसेस में देखेगा, जो कि B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर एंटरप्राइज। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं, इंटरनेट शटडाउन पे है। और अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है UK बेस्ड प्राइवेसी सिक्योरिटी रिसर्च फर्म टॉप 10 VPN इंटरनेट शटडाउन 2020 का, उसमें बताया कि इंडिया को 2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि वो 70% उसमें टोटल लॉस हुए हैं ऑफ 4 बिलियन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोविजन देख लेते हैं 2017 से पहले और 2017 के बाद। सेक्शन 144 CRPC का, जो बार करता है असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल इन एनी एरिया, और इंडियन टेलीग्राम एक्ट 1885। आफ्टर क्या है, टेम्परेरी सस्पेंशन है टेलीकॉम सर्विसेज पे, जो कि पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स के 2017 के अंडर आते हैं। अंडर दिस रूल ये अमेंड करते हैं सेक्शन 7 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में। और डिस्पाइट 2017 के रूल्स, गवर्नमेंट ऑफन यूज करती है सेक्शन 144। ऑर्डर कौन दे सकता था बिफोर 2017? DM SDM कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता था, पर आफ्टर 2017 यहाँ पे होम सेक्रेटरी यूनियन का या स्टेट पास कर सकता है कोई भी ऑर्डर जो रिव्यू करे कमेटी विद इन 5 डेज। और ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस पे हो सकता है, जो ऑर्डर इशू कर सकता है कोई भी ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, और ऑथराइज करता है सेंट्रल और स्टेट होम सेक्रेटरी। बिकॉज 27 ड्यूरेशन क्या था सेक्शन 144 का, जो है कि
2 महीने से लेके अप टू 6 मंथ तक का रहता था एक्सटेंशन बाय स्टेट, मतलब अगर एक्सटेंड करें तो वो कर सकते थे। पर 2017 के बाद ये हुआ कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2020 ऑर्डर सस्पेंड करते हैं टेलीकॉम इंटरनेट शटडाउन, जो कि ऑपरेशन में नहीं रहेंगे ज़्यादातर मोर देन 15 डेज। तो आप देख सकते हो क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, अदर प्रोविजन जो इंटरनेट शटडाउन के होते हैं, सेक्शन 69A IT 2008 ये पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को। रिव्यू कमेटी बैठेगी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी होगी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स होंगे और टेली कम्युनिकेशन होंगे। सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी लॉ होंगे और बड़े सारे लोग होंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर, जो कि रैंक कर रहे हैं सेकंड अमंग द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट एंड थर्ड आउट ऑफ 65 मिनिस्ट्री, जो कि होता है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पे। DGQI सर्वे करता है सारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को, और इम्प्लीमेंटेशन जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स होते हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं, ये कंडक्ट करता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवेल्यूशन ऑफिसर, जो नीति आयोग के अंडर आता है। ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि असेस करता है डेटा प्रिपेयर्डनेस ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, हेल्दी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रमोट करता है कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, ये इमेंसली इंप्रूव करता है इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। वेरियस प्रोग्राम इंप्रूव करते हैं डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो UIDAI के इंपॉर्टेंट है, नेटग्रिड के लिए इंपॉर्टेंट है और ICG के इंपॉर्टेंट है, जो आप फुल फॉर्म देख सकते हो। मेजर थीम्स जो NGQI के होते हैं, डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी होती है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, डेटा एनालिसिस होती है और बड़ी सारी चीज़ें होती है। 8.9 की जो न्यूज़ है वो है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च कराया है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, NPMPF, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं एक एक्शन प्लान जो कि इंपॉर्टेंट रहता है प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इंस्टीट्यूट करता है, प्रमोट करता है प्रोफेशन और प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है मैनेजमेंट, बिल्ड करता है वर्कफोर्स प्रोफेशनल्स के लिए, एनहांस करता है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, इन्विसाज करता है रेडिकल रिफॉर्म जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं, जो कि एग्जीक्यूट करता है। ये हेल्प करता है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोबस्ट गवर्नेंस पे, और रिड्यूस करता है कॉस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट का, ताकि वो अचीव करे कॉमन ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल अप्रोच होता है जो मैनेज करता है अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोजेक्ट, जो कि इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, बड़ी सारी चीज़ों में होते हैं। प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है स्ट्रैटेजिक होता है नेचर में, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है टैक्टिकल होता है नेचर में। प्रोग्राम मैनेजमेंट फोकस करता है अचीवमेंट और इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, उसका ये कोऑर्डिनेट करता है मल्टीपल प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस करता है टैक्टिक्स, जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होता है वर्क आउटपुट्स को। 8.10 लास्ट का न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च करा है ये पोर्टल, ताकि वो स्ट्रेंथन करे ई गवर्नेंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। एम करता है बेटर ट्रांसपेरेंसी में और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में। प्रोग्राम्स जो होते हैं रिपोर्ट करते हैं, वर्क बेस्ड अकाउंटिंग होता है, ये प्रोवाइड करता है सिंगल विंडो जो कैप्चर करता है पंचायत इन्फॉर्मेशन विद कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ पंचायत और डिटेल्स जो भी उनके होते हैं। 2020 से 2021 अराउंड 2.43 लाख ग्राम पंचायत ने फाइनलाइज करा है GPDP ई ग्राम स्वराज में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PIA 2020 का जो है डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म होता है जो रैंक करता है स्टेट और यूटी को गवर्नेंस के बेसिस पे। PIA जो डेवलप होता है नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक अफेयर्स सेंटर होता है। ये गवर्नेंस परफॉर्मेंस एनालिसिस जो होता है, कॉन्टेक्स्ट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ये 3 पिलर्स होते हैं, इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी, जो इम्पोर्टेंट है। लार्ज स्टेट कैटेगरीज की बात करूँ तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तीनों ने टॉप करा है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार ये बॉटम में रहे हैं। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा ने टॉप करा है और मणिपुर लास्ट में है। चंडीगढ़ जो है इमर्ज हुआ है टॉप पे। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रजा फाउंडेशन ने रिलीज करा है।
UGI जो रैंक करता है, इंडिकेट करता है कि कहाँ पे रियल एम्पावरमेंट हो रही है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इस इंडेक्स के हिसाब से ओडिशा ने टॉप करा है इंडियन स्टेट्स में अर्बन गवर्नेंस पे। अगर बात करें मणिपुर और नागालैंड, ये बॉटम में। इंडेक्स शो करता है कि कोई भी स्टेट डिवॉल्व नहीं हो सकता 18 फंक्शन में मेंशन जो है 12 शेड्यूल में, जो कि डील करते हैं म्यूनिसिपैलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि वो सिटी गवर्नमेंट के रिलेटेड हो। ठीक है, लास्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया पोस्ट लॉन्चेस 5-स्टार विलेजेस स्कीम। ये एम करता है, इंश्योर करता है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स रूरल एरियाज में। स्कीम जो कवर होते हैं इसके अंडर कौन कौन से हैं? सेविंग बैंक अकाउंट्स, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, PPF अकाउंट्स, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बड़ी सारी पॉलिसी होती है। ब्रिज करता है गैप पब्लिक अवेयरनेस पे और रीच करता है पोस्टल प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे जो इंटीरियर विलेज पे आते हैं। अगर कोई विलेज यूनिवर्सल कवरेज पे आते हैं, जो 4 स्कीम्स आते हैं फ्रॉम द अबव लिस्ट, तो उनको 4-स्टार स्टेटस मिलता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके साथ ही PT 365 खत्म हो जाता है और PT 365 पॉलिटी खत्म होता है। अब इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के बाय।